बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र लेके चल रहे हैं जो है मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किया गया ये मॉडल पेपर है बच्चों। और ये साइंस का पेपर है जो कि क्लास 10th के लिए जारी किया गया है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मॉडल पेपर से ही अक्सर जो है एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं बच्चों। तो इसको निश्चित रूप से पूरा आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। जैसा बताया जा रहा है वैसा ही लिखिएगा अपने पेपर में। तो और साथ ही बच्चों फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्नों की भी सीरीज बनाई गई है जो कि चैनल पर डली हुई है, उसके वीडियो डले हुए हैं, तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेपर होगा आपका वो आपका 70 नंबर का होगा और समय जो निर्धारित किया गया है वो 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित किया गया बच्चों। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ये प्रश्न पत्र की। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र होगा 3 खंडों में है, का खा गा, जिसमें से खंड का जो होगा आपका फिजिक्स का होगा बच्चों, खंड खा जो होगा वो केमिस्ट्री के अंतर्गत होगा और खंड गा के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे वो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पर जो है जो प्रश्न पत्र आपका जो होगा तीनों खंडों का, उसमें पहला क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें से 4 उत्तर दिए रहेंगे और साथ ही जो है सही उत्तर आपको चुन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्नों को या किसी भी अन्य प्रश्नों को उतारने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप प्रश्न बिल्कुल मत उतारिएगा बच्चों, सीधे उत्तर नंबर लिख करके आपको और सीधे उसका उत्तर लिखना है। तो एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई भी खंड स्टार्ट कीजिए या कोशिश कीजिए खंड का ही पहले करें। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है या खंड खा स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे प्रश्नों को उस खंड के एक साथ ही करने हैं। इसके बाद नया खंड स्टार्ट करना है। नया खंड स्टार्ट करते समय ध्यान रखना है कि नए पेपर से आपको नया खंड आपको स्टार्ट करना है। अगर आधा पेपर बचा है तो नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गई विशेष बातें जो कि आपको निर्देश के रूप में दी गई हैं। अब चलते हैं अपने पेपर की ओर। तो बच्चों खंड का जो है वो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें पहला प्रश्न जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें जो है 4 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया है वो है आपका, यहाँ पर पहला प्रश्न है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पर अगर वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब की बात हो रही है तो निश्चित रूप से बच्चों वो किस में बनेगा, अवतल दर्पण के द्वारा बनेगा। यहाँ सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो अगर हम प्रतिरोधकता का मात्रक जानना चाह रहे हैं जो कि एसआई मात्रक है तो यहाँ पर उसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो यहाँ पर ओम मीटर स्क्वायर वाला ये वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही होगा। तो पहला विकल्प इसका जो हो जाएगा बच्चों वो सही हो जाएगा खा का। इसके बाद है बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा बच्चों। पहला विकल्प सही है इसका। ये पहला जो है इसका पॉइंट लिख डालिएगा उत्तर लिखते समय और इसके बाद उसके आगे सीधे जनित्र लिख देना है। ठीक है, गा का पहला जनित्र, इस तरीके से आपको उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है। फिर इसके बाद है घा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पुतली के द्वारा कि दृष्टिपटल के द्वारा कि पक्ष भामी द्वारा या तो फिर परितारिका द्वारा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पक्ष भामी जो है वो सही है। यहाँ पर जो है तीसरा वाला विकल्प सही है तो इसका उत्तर जो है तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न भी जो है आपका खंड में एक तरह से कहा जाए या का खा गा 3 इसमें जो है प्रश्न आएंगे दूसरे प्रश्न के अंतर्गत जो कि आपके 2-2 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर का वाला जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च या दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। तो अगर हम बात करें बच्चों, आपने देखा भी होगा जो आपके वाहन होते हैं चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा दर्पण लगा होता है जिसमें से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो है जो बन रहा है वो सीधा बनता है, साथ ही छोटा बनता है और पूरा बनता है। तो इसके लिए ऐसे दर्पण को अगर हम बात करें कि ऐसा किस दर्पण में होता है तो यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे जो वाहन होते हैं तो उत्तल दर्पण के माध्यम से जो है वो हम उसको वरीयता देते हैं, उसका प्रयोग करते हैं जिससे जो है हमें जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा छोटा प्रतिबिंब जो है और पूरा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका उत्तर इतना लिख दीजिएगा, इसमें आपको पूरे नंबर बच्चों मिल जाएंगे। दूसरे का हो गया। खा प्रश्न दिया गया है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा है लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f =
1/f=1/v-1/u। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। लेंस के लिए होता है, यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हो गई है, यहाँ पर फोकस दूरी का मतलब एफ का मान कितना दिया है 15 सेंटी, f कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो यहाँ -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब की लेंस से दूरी दी हुई है, यानी v क्या दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है हमें u ज्ञात करना है। तो u आप जो है इस फार्मूले में, जो ये फार्मूला है आपका, इस पे रख करके ज्ञात कर लेंगे। 1/f=1/v-1/u। इसे रखेंगे तो यहाँ पर u क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे तो u आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। हम कितनी दूरी पर रखें, तो वस्तु को लेंस से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर जो है वस्तु का लेंस से प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाना है। लेंस के लिए यही फार्मूला होता है, और दर्पण के लिए 1/f=1/u+1/v फार्मूला होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, लेंस के लिए ये फार्मूला आप लगा करके इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों आपका कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम जरा दृष्टि दोष की बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सामान्य जो नेत्र होता है उसकी समंजन द्वारा ही जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट देखते हैं, जो सामान्य नेत्र में समंजन करके ही। और यह क्षमता जो होती है ये कम अगर हो जाती है तो निकट की वस्तु या दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यह दोष जो है जनरली ऐसा होता है बच्चों कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उसमें ऐसा हो जाता है। तो जो उनकी सिलियरी जो पेशियाँ होती हैं वो शिथिल हो जाने के कारण या लेंस के कठोर हो जाने के कारण जो है इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों लिखिएगा कि आयु में वृद्धि के साथ साथ जो है वो मांसपेशियाँ दुर्बल होती जाती हैं, जिसके कारण नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है वो दूर का और पास का दोनों का ही, कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही स्थानों की वस्तु उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा दोष जो होता है वो जरा दृष्टि दोष कहलाता है, जो सामान्यतः वृद्ध व्यक्तियों में होता है और सिलियरी जो मांसपेशियां हैं उसके शिथिल हो जाने के कारण ऐसा दोष होता है। यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। और यहाँ पर निवारण के लिए भी पूछा गया है प्रश्न में कि इसका निवारण कैसे होता है, 1 नंबर इसके लिए भी है। तो निवारण के लिए लिख दीजिएगा, इसके लिए हम द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 नंबर आपके पक्के हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रश्नों के उत्तर ध्यान से समझ लीजिए। इन उत्तरों को आप वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएंगे, और अगर ये प्रश्न आएगा तो आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। यहाँ पे उत्तर ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन। यहाँ पर देखिए तीसरा जो है वो भी खंड में विभाजित किया गया, और तीसरे प्रश्न के सारे जो उसमें का और खा जो है इसमें 4-4 नंबर का प्रश्न है बच्चों। इसमें अथवा जो है निश्चित रूप से प्रश्नों का आता है। तो आपको अगर दोनों में से कोई भी जो भी प्रश्न अच्छे से बन रहा हो वो आप लिखिएगा। पहला प्रश्न है इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, उसके साथ ही इसके नियम लिखने के कितने नंबर हैं आपको, 2 नंबर। यहाँ देखिए नंबर का डिवाइडेशन भी बताया गया, 2 + 1 + 1। तो यहाँ पर 2 नंबर आपके प्रकाश के परावर्तन लिखने के लिए हैं, जो कि उसके 2 नियम ही होते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर 1 नंबर जो है वो दिया गया है 2। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रतिबिंब दूरी पर, और दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, प्रकाश का जो है वो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या नियम है बच्चों, आपने पढ़ा ही होगा, आपके पास आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर 2 नियम है। पहला नियम होता है बच्चों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, तीनों पर जो है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। ठीक है,
तीनों जो है एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है बच्चों, आपतन कोण यानी I और परावर्तन कोण यानी R, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। I इक्वल टू आर, एंगल I इक्वल टू एंगल R। यहाँ पर जो है ये दोनों नियम हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों नियम को लिखने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो फार्मूला लगाना है, चूँकि फोकस दूरी जो होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर देखिए F इक्वल टू होता है R/2। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो पहले वाले में दिया है कि ये 20 सेंटीमीटर वक्रता, यहाँ अवतल दर्पण की बात की जाएगी बच्चों, तो हमेशा चिन्ह आपका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है वक्रता त्रिज्या दी है, R का मान कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फोकस दूरी आपकी हो जाएगी -20/2, यानी कितने हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर और U यहाँ पर देखिए U जो है वो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर, तो चूँकि अवतल है तो -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक बार आपको लेके चलना है U बराबर 15 -15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को लेने के बाद जो है आपको पता है दर्पण के लिए क्या फार्मूला लगता है, लेंस के लिए अलग फार्मूला है, इस प्रश्न में हमने अलग फार्मूला लगाया था, और दर्पण के लिए अलग। दर्पण के लिए क्या होगा बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और लेंस के लिए बस माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये फार्मूला लगाते हुए U और V का मान जो है रखते हुए आपको ज्ञात हो जाएगा कि कहाँ पर हम रखेंगे, प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल कर लेना है। इसके बाद बच्चों इसी के अथवा में आया, अगर ये वाला प्रश्न आपको नहीं बन रहा है तो आप इसका अथवा वाला पार्ट भी कर सकते हैं, जिसमें प्रश्न है लेंस क्या होता है, इसके लिए 1 नंबर निर्धारित है। फिर प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, इसके लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। और साथ ही उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींच करके बताना है, उसके लिए आपके 2 नंबर निर्धारित है। तो यहाँ पर लेंस की बात आ रही है कि लेंस किसे कहा जाएगा, लेंस होता क्या है वास्तव में। तो बच्चों 2 वक्रीय तलों से घिरा पारदर्शी माध्यम जो है वो लेंस कहलाता है। ठीक है, 2 वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक तल गोलीय पर दूसरा तल गोलीय भी हो सकता है और या तो फिर समतल भी हो सकता है। तो ऐसा जो है पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेंस के प्रकार की बात आ रही, कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो है लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस भी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, और अवतल लेंस जो होता है बच्चों उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रकार ही लिखने थे, केवल उनकी डिफिनीशन नहीं लिखनी है, तो बस हो गया, आप इतना ही लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपको एक किरण आरेख बना करके बताना है कि वो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर बच्चों जो ये चित्र आपको दिख रहा है उस तरीके से यहाँ पर चित्र बनेगा, ये आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात आती है कि प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है लेंस की उसी ओर वस्तु के पीछे आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, लेंस वाला भी। अब इसके बाद इसका खंड खा है, जहाँ पर दिया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, और दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसकी लंबाई जो है 1/2 तथा मोटाई जो है वो क्या है 2A है। तो इसी के अलावा जो है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हम सबसे पहले लिखेंगे चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर चालक का प्रतिरोध जो है वो बच्चों वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पर लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर करता है, और साथ ही चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है एक तरह से कहा जाए लंबाई के लिए, तो जो पहला है लंबाई के लिए L पर निर्भर करता है। किस तरीके से, चालक का प्रतिरोध जो है वो L के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। L क्या है यहाँ पर, चालक की लंबाई। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध जो है वो पहला पॉइंट है लंबाई, यानी कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा चीज़ है क्षेत्रफल। अगर ये तो पहला हो गया बच्चों, सेकंड वाला जो है वो आपका समझ लीजिए क्षेत्रफल है। तो किसी भी जो चालक है बच्चों, तो चालक का प्रतिरोध जो है अगर R है, तो अगर क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A है, तो प्रतिरोध R जो है वो उसके क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया कि चालक
का प्रतिरोध जो है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती 1 करके लिखा है, यानी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा जो निर्भरता है वो तीसरी निर्भरता है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के तारों को अगर भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक के तारों का प्रतिरोध भी जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यानी चालक की प्रकृति पर भी ये निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका किन कारकों पर निर्भर करता है, समझ में आ गया। इसके बाद जो ये प्रश्न दिया गया है तो यहाँ पर जो है प्रथम तार के लिए इसको किस तरीके से हल करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले तार की बात कर रहे हैं हम। अगर हम बराबर हो जाएगा PL/A, तो यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिया है 4 ओम, ये पहला हो गया। और अगर हम दूसरे तार की बात करें तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो या P हो गया। ठीक है, यहाँ पर आधी उसकी लंबाई है और ये कितना हो जाता है, 2A हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर PL/A आ जाएगा। अब यहाँ पर जब इसमें इतने का मान अगर हम रख दें बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ अगर हम इसमें पहले समीकरण का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, R2 बराबर 1/4 और यहाँ पर इसका मान जो आया है हमारा वो क्या आया, 4। तो 1/4 गुणे 1/4 यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। R2 आ गया आपका 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 ओम हो गया। जो दूसरा वाला प्रतिरोध है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 बराबर 1 ओम हो जाएगा। तो ये प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट था, ये प्रश्न अक्सर जो है वो आ जाता है, इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो है बच्चों इसका दूसरा प्रश्न है वो है आपका, यहाँ पर देखिए दूसरा इसका जो ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है वो है विद्युत विभवांतर की परिभाषा देना है तथा मात्रक लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर 10, 20, 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो बात होती है विद्युत विभवांतर की। तो यहाँ पर बच्चों विभवांतर की अगर हम बात करें तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये आप उसकी जो है परिभाषा लिख सकते हैं और उसका मात्रक लिखना है। तो यहाँ पर जो है विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, यानी V बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य, ठीक है, बटे जिसको W हम कर सकते हैं और बटे क्या हो जाएगा आपका आवेश। आवेश जो हो जाएगा वो Q से दिखाएंगे हम लोग आवेश। तो यहाँ पर ये हो जाएगा W/Q। ठीक है, यानी V जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर धारा I1 × R हो जाएगा। विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विभवांतर का मात्रक भी पूछा गया है कि मात्रक बताना है आपको कि उसका मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है जूल/कूलाम होगा या तो फिर वोल्ट होगा। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जूल/कूलाम हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल/कूलाम या तो फिर वोल्ट। ठीक, यहाँ पर ये प्रश्न हो गया। अब इसके बाद जो प्रश्न दिया गया है 10, 20, 30 ओम के प्रतिरोध के बारे में, जो कि समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इतना आपने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल वाले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए 10, 20, 30 ओम का है। तो अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं बच्चों तो उसके लिए आपको पता है समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट है समांतर क्रम। तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, यहाँ तीनों जो ओम दिए गए हैं वो प्रतिरोध दिए गए हैं उनको लिख लीजिए 1/10 + 1/20 + 1/30, यानी 6 प्लस, अगर हम इसका LCM लेंगे तो 60 आ जाएगा। 6 + 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा 11/60। यानी R की बात करें अगर हम तो R बराबर हो जाएगा 60/11। अगर हम इसको करेंगे तो 5.45 ओम या 45 ओम। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध समांतर क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R का मान कितना आ जाएगा 5.45 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो पहला वाला पॉइंट था। अब नेक्स्ट है, इसको नोट कर लिया बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, इसी में देखिए पूछा गया श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाता है तो श्रेणी क्रम के लिए क्या प्रतिरोध का नियम है कि R बराबर होता है R1 + R2 + R3। तो यहाँ पर तीनों प्रतिरोध जुड़ जाएंगे, यानी 10, 20, 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा 60 ओम हो जाएगा ये R का मान। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो
तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर ये भी पूरे पक्के हो गए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो होगा बच्चों वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपका। इसमें जो है देखिए दिया गया है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र या आरेख बनाना है, उसका सिद्धांत और कार्यविधि कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, निश्चित रूप से आता है ये, हर बार लगभग पूछ लिया जाता है, किसी न किसी पेपर के कोड में रहता है ये कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख बना चित्र खींच करके सिद्धांत और उसकी कार्यविधि को आपको स्पष्ट करना है। इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा बच्चों। ये प्रश्न बच्चों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको निश्चित रूप से बच्चों आप ज़रूर से ज़रूर इसको तैयार कर लीजिएगा। विद्युत मोटर वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। 7 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ही आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी उसकी रचना के बारे में भी आपको बताना होगा, उसकी कार्यविधि भी बतानी होगी। तो इस प्रकार से इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसका, परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है और किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो ये भी बच्चों इसी चैप्टर का प्रश्न है, विद्युत मोटर वाला भी, और ये भी जो है जो आपका ये पेपर है जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव चैप्टर है बच्चों, 12वां चैप्टर, उसी में ये दोनों प्रश्न दिए गए हैं। आपने इसको डिटेल पढ़ा होगा। इसका जो है चित्र भी बना हुआ है, तो उसको आप बुक के माध्यम से जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा किस तरीके से जो है इसमें परिनालिका है और उसमें जो है किस तरीके से जो है रेखाओं के बल, चुंबकीय बल रेखाएँ जो हैं वो बनती हैं। उसका चित्र भी ज़रूर से बनाइएगा, दोनों प्रश्नों में चित्र बनेगा और अच्छे से आप इसका डिटेल करके जो है लिख दीजिएगा प्रश्न का उत्तर, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका फिजिक्स का ये खंड जो है पेपर का ख़त्म हुआ। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया, जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर के अंतर्गत है। तो इनको आप भी बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर ये प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से जितने खंड होंगे उनका सभी प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो भी खंड आपको करना है वो सबसे पहले जो है खंड का करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी खंड आप कर रहे हैं उसके सारे क्वेश्चन जो है वो सही उसका क्रमांक डालते हुए क्रम से करने हैं, मतलब एक खंड के सारे क्वेश्चन एक साथ करने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। अब चलते हैं अपने खंड खा में प्रश्न नंबर 5 का की ओर, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि Zn + CuSO4 जो है वो जब उसकी अभिक्रिया होती है तो ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर देखिए बच्चों Zn जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यानी विस्थापन की अभिक्रिया है। सेकेंड वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। विस्थापन की अभिक्रिया जो है ये प्रदर्शित कर रहा है, तो सेकेंड वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो यहाँ पर जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर का विकल्प इसका सही होगा बच्चों। तो यहाँ पर सेकंड जो है सही होगा। इसके बाद ग जो विकल्प दिया गया है उसमें से निम्न में से किस यौगिक में OH, यहाँ ध्यान दीजिएगा, OH एक क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर OH जो क्रियात्मक समूह है वो ब्यूटेनॉल का है। सेकेंड ऑप्शन इसका भी सही है। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। तो ये इसके बच्चों एक नंबर हो गए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर से हल कर लीजिएगा। आप एक बार देखेंगे वीडियो, आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप तो याद ही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। यहाँ पर छठवां प्रश्न है आपका का छठवां प्रश्न भी जो है बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी छठवें प्रश्न आएंगे वो सारे जो है 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। और यहाँ पर देखिए नंबर का डिवाइडेशन भी किया गया, अगर उससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं तो 1-1 नंबर दिया गया है। बहुत बड़े आंसर नहीं लिखने हैं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर जो है जो बहुत बड़ा इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि एक ही 1 नंबर के आंसर है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, और रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर के आपको इस अभिक्रिया को समझाना है। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों लिखिएगा कि वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसे ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होगा। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी देना आपको, 2 लाइन का ये आपका डेफिनेशन होगा, ये आप लिख दीजिएगा। 1-1 नंबर जो है इसमें 1 नंबर इसका परिभाषा का है, दूसरा नंबर उदाहरण का है। तो यहाँ पर देखिए Cu +
2+ Zn के साथ में अभिक्रिया करेगा तो Cu बन जाएगा और Zn जो है आयन के रूप में जो है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस जो ये अभिक्रिया हो रही है इसमें Cu कॉपर प्लस जो है का जो है कॉपर प्लस आयन का जो है वो कॉपर में अपचयन हो जा रहा है और Zn का जो है Zn2+ में ऑक्सीकरण हो रहा है। अतः अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अपचयन की अभिक्रिया दोनों एक साथ संपन्न हो रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख दीजिएगा, एग्जाम्पल में ये दिखा दीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर आपका बच्चों नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बेकिंग सोडा जो है वो बनाने की विधि और उसका उपयोग लिखना है। तो बनाने की विधि के लिए 1 नंबर निर्धारित है और उसका उपयोग लिखने के लिए भी 1 नंबर निर्धारित है। बच्चों ये वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, मगर ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। तो वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है, मगर ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए बढ़ते हैं सेकंड हाफ प्रश्न की ओर, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और उसके उपयोग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो यहाँ पर जब अमोनिया सोडा विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो माध्यमिक यौगिक के रूप में मिलता है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है NH4HCO3 की क्रिया जो है NaCl के साथ में अभिक्रिया कराई जा रही है। तो NaHCO3 बन रहा है और NH4Cl जो है वो अलग से जो है हो जा रहा है। फिर उसके बाद बच्चों सोडियम जो कार्बोनेट विलयन में CO2 गैस जो है प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही क्या कहलाता है? आपका बेकिंग सोडा कहलाता है। तो यहाँ पर जो है इसको बनाने की विधि जो है ये इसके 1 नंबर है। तो ये दोनों आपको इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, साथ ही उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसके बाद प्रश्न में भी पूछा गया है कि इसका उपयोग भी आपको लिखना है कि इसका क्या उपयोग है। तो यहाँ देखिए बच्चों उपयोग लिखने के लिए जो है यहाँ पर जो इसका उपयोग है जो बेकिंग सोडा का, तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों पेट की अम्लता को कम करने की जो दवा बनाई जाती है उसमें भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है और जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप बच्चों उपयोग लिख दीजिएगा और साथ ही बनाने की विधि इस तरीके से लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है और आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर भी देखिए नंबर को 1 और 1 2 अलग अंकों में डिवाइड किया गया है। तो यानी आपको आधुनिक आवर्त नियम के 1 नंबर लिखे मिलेंगे और परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है जब हम आवर्त में बाएँ से दाएँ जाते हैं उसके भी 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है बच्चों। अगर हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम की तो हेडिंग डालिएगा आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या कहलाता है? आपका आधुनिक आवर्त नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर जो है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। अब इसके बाद पूछा गया है कि बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, तो लिखिएगा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु त्रिज्या उसकी घटती है। ठीक है, तो यहाँ पर घट जाती है। यहाँ पर इसका सीधा सा आंसर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही लिखना पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है IUPAC में नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, दोनों को जो है 1-1 नंबर निर्धारित किए हैं। 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है। IUPAC पद्धति में आपको नाम लिखना है। आइए देखते हैं इसका किस तरीके से हम IUPAC नाम लिखना है पहले का। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले इसमें नामांकन करेंगे। क्रियात्मक समूह जिधर से जुड़ा होता है वहाँ से ही हम उस कार्बन को अंक देते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां कार्बन हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखेंगे चौथे कार्बन पे ही आपके CH3 3H3 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4,4 डाई मिथाइल। ठीक है, 2 बार है तो डाई मिथाइल 4,4 डाई मिथाइल। और इसके बाद कितने कार्बन का है ये टोटल चेन जो आपकी कितने कार्बन की है बच्चों? 5 की है। तो पेंटेनोइक एसिड, COOH लगा है तो पेंटेनोइक एसिड या मिथाइल पेंटेन या पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे ही है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, पेंटेन 1-ओइक एसिड भी लिख सकते हैं या पेंटेनोइक एसिड लिख सकते हैं। 4,4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक,
या इसी ये पेंटेनोइक एसिड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, पेंटेन 1 ओइक एसिड, ओइक अम्ल, पेंटेन 1 ओइक अम्ल या पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन में है ये बच्चों, पेंटेनोइक एसिड लिखिए या पेंटेन 1 ओइक अम्ल, 4,4 डाइमेथाइल पेंटेन 1 ओइक अम्ल। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हो गया IUPAC नाम। अब इसी तरीके से इसको भी लिखना है। यहाँ पर भी देखिए आप, हम देखेंगे जहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा उस वहाँ से नामांकन करेंगे। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 4 कार्बन का हो गया। तो यहाँ 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो और 4 है तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, OH लगा हुआ तो ऑल। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संक्षारण किसे कहते हैं और धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखना है। तो यहाँ पर संक्षारण की परिभाषा लिखना है और यहाँ पर धातुओं में जो संक्षारण को किस तरीके से हम रोक सकते हैं उसकी 2 विधियों के बारे में लिखना है। आइए देखते हैं इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर संक्षारण की परिभाषा लिखनी है। तो संक्षारण है क्या, तो धातुएं जो है वो वायुमंडल की नमी जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2S जो है आदि गैसों से क्रिया करके अवांछनीय यौगिकों की अपने ऊपर जो है वो परत बना लेती हैं, धातुएं जो होती हैं, जिससे धातुओं की सतह क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और यह क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो इस प्रकार से आप संक्षारण लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही उसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना हो गया, तांबे के बर्तन जो है नीले और हरे हो जाना हो गया, सोने चांदी के गहने जो हैं वो काले हो जाना हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल हो गया, संक्षारण की डिफिनीशन हो गई। फिर यहाँ पर लिखा है उसको बचने के 2 उपाय आपको लिखने, तो कोई भी 2 आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए पेंट या वार्निश करने के द्वारा जो है हम कर सकते हैं, दूसरा तेल या ग्रीस लगा करके कर सकते हैं, तीसरा गैल्वेनीकरण करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेंट या वार्निश करना यानी सबसे प्रचलित तरीका है, हम क्या करते हैं धातु की सतह पर पेंट कर देते हैं, जिससे एक ऐसी परत बन जाती है जो संक्षारण प्रतिरोधी होती है। फिर तेल या ग्रीस लगा करके, तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, धातु के नए उपकरणों पर तेल या ग्रीस की परत चढ़ा करके उन्हें संक्षारण से बचाया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा जो है गैल्वेनीकरण की क्रिया जो है, तो इसमें लोहे पर जस्ते की जो है, जिंक की जो है वो परत चढ़ा दी जाती है, जो निरंतर वायुमंडल से क्रिया करता है और लोहा जो है उसमें सुरक्षित रहता है, लोहा हमारा बचा रहता है। तो इस प्रकार से संक्षारण हो गया, उसके एग्जाम्पल हो गए और संक्षारण से बचाने के उपाय हो गए। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। इसके बाद बच्चों जो 6वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न हो गया बच्चों। 8वां प्रश्न जो है वहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। 3 यहाँ पर देखिए दी गई हैं, जिसमें से साबुन की सफाई की प्रक्रिया पर 3 नंबर है, कार्बनिक यौगिक है उसमें प्रतिस्थापन की अभिक्रिया को बताने के लिए 2 नंबर का प्रश्न है, ये 3 नंबर का प्रश्न है, और ये 2 समझाती श्रेणी जो है 3 नंबर का प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न जो है 8वां प्रश्न जो आएगा बच्चों आपका वो 7 नंबर का होगा। अब इस 7 नंबर को कई भागों में डिवाइड करके प्रश्न होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए जो है प्रश्न आया है। तो यहाँ पर सबके 1-1 नंबर दिए गए हैं, 7 जो है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आया है। तो यहाँ पर हम इस वाले प्रश्न को हल कर लेते हैं, रासायनिक समीकरण को। ये जो है आप क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा अपने आप। और यहाँ पर देखते हैं एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। यहाँ पर देखिए एथेनॉल जो है, यहाँ पर हो गया एथेनॉल का फार्मूला, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर जो है ये सोडियम के साथ जो है अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो इस प्रकार से इसका समीकरण आप लिख लीजिएगा, समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, और दूसरा इसका दिया गया है बच्चों, जो दूसरा है यहाँ पर एथिल अल्कोहल को जो है वो 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म किया जाता है। तो उस अभिक्रिया को बताना है और साथ ही मीथेन को वायु में जब जलाया जा रहा है उसका रासायनिक समीकरण भी लिखना है आपको। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 2nd नंबर का बच्चों इस तरीके से आपको समीकरण लिखना है। इथेनॉल को जो है 443 केल्विन ताप पर जो है जब हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब उसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, एथेन बन जाएगा हमारा और पानी जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है
जो तीसरा समीकरण था मीथेन गैस के लिए, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ में जब अभिक्रिया करेगी तो ये टूट जाएगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, पानी में, और उससे एनर्जी और लाइट जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पर तीसरा समीकरण भी आपने देख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बच्चों चौथा है आपका एथेनोइक अम्ल जो है वो एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, उसके समीकरण को लिखना है। इस प्रकार से इसका समीकरण बनेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए ये इसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन पानी बन रहा है बच्चों, ठीक है, और CH3COO2H5 बन रहा है। तो यहाँ पर जो है समीकरण के रूप में आप इस तरीके से लिखिएगा। इसके बाद पाँचवा प्रश्न है बच्चों इसी का। पाँचवा जो दिया गया है वो एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है। तो एथेनोइक अम्ल किस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। यहाँ देखिए एथेनोइक अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बनेगा और CO2 गैस और H2O निकलेगी, जो कि आपका एथोनेट सोडियम जो है सोडियम और क्या एथोनेट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये समीकरण आपको लिखना है इसी तरीके से लिखिएगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न आपका, नेक्स्ट बच्चों है आपका ये एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा एथेनोइक अम्ल, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर CH3COONA + H2O + CO2 यही बनेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर पाँचवा और छठवां जो है वो लगभग एक ही तरीके के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बन गया आपका। फिर उसके बाद में लास्ट प्रश्न बचा हुआ है आपका। अब यहाँ पर लास्ट जो दिया गया है वो एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल का जो है वो KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण को हम किस तरीके से समीकरण के रूप में लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से लास्ट वाला समीकरण आपका लिखा जाएगा। यहाँ पर CH3COOH जो है वो बनेगा। तो इस प्रकार से हमने सातों जो है जो समीकरण लिखने के लिए आए हैं रासायनिक समीकरण, तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। इसमें अगर आपने सही लिखा बच्चों तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसमें एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने इसका केमिस्ट्री का पेपर जो है पूरा हल कर लिया है। सारे प्रश्न बच्चों अच्छे से ध्यान से जो है याद कर लीजिएगा, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये मॉडल पेपर है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। तो उसी तरह खंड गा का भी पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आया है, कई बार रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन, कि कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो शुक्रवाहिनियाँ जो हैं, शुक्रवाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो है तीसरा वाला विकल्प सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बच्चों। फिर इसके बाद है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत यहाँ देखिए कौन सा होगा, यहाँ पर कोयला जो है वो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तीसरा जो विकल्पीय प्रश्न है बच्चों आपका, ग वाला, पवन चक्कियों का प्रयोग जो है उपयोग किन कार्यों को करने में होता है। तो पवन चक्की का प्रयोग जो है वो यांत्रिक कार्य जितने हैं उनको करने के लिए हम करते हैं, यांत्रिक कार्य जो हो जाएगा इसका विकल्प सही हो जाएगा। फिर घा है बच्चों, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। तो जो पदार्थ जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। पहला विकल्प इसका सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट प्रश्न की ओर इसके। फिर यहाँ पर देखिए स्वपोषी जो स्वपोषण के लिए जो है आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी और उसके उप उत्पाद क्या हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए एक नंबर दो भागों में दो नंबर को एक नंबर में डिवाइड किया गया है। देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर बच्चों इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए जो है आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, ठीक है। स्वयं का भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो हैं अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर हरे पौधे के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसके उप उत्पाद को बताना है, आप ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति यहाँ पर आवश्यक है। और यहाँ पर बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट,
पानी और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो होती है वो मुक्त होती है। ये गैस के रूप में ऐसे आप निशान, तीर का निशान भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अतः स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियों की अगर पूछा गया है कि आवश्यक परिस्थितियाँ सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं, ठीक है। और अगर बात की जाती है कि इसके उप उत्पाद क्या है, यानी क्या बनता है, तो इसके उप उत्पाद हैं ग्लूकोज हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया और रासायनिक ऊर्जा जो है ये बनती है। तो इस तरीके से बच्चों इतना इसका उत्तर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खा पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर उसके बीजांड का आपको चित्र बनाना रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसका चित्र बना सकते हैं। आपके बुक में भी इसका चित्र बना हुआ है, देख करके जो है आप इसके नामांकन जरूर से ध्यान रखिएगा क्या क्या करना है, और इसके चित्र के 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है। आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे आप। इस प्रकार से बच्चों इसका उत्तर लिख दीजिएगा कि जैव निम्नीकरणीय कचरे के धीमे अपघटन के परिणाम स्वरूप गंध और हानिकारक गैसों की उत्पत्ति होती है, और जब मनुष्यों के द्वारा श्वास लिया जाता है तो ये श्वास नलिका में प्रवेश करके बीमारी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अपघटन के बाद ये पदार्थ उस कार्बन को वायुमंडल में वापस छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से जो है हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें जो 11वां खंड रहेगा उसमें का और खा 2 इसके पार्ट रहेंगे 11वें प्रश्न के बच्चों, जिसका अथवा जरूर दिया रहेगा। और ये प्रश्न थोड़ा बड़ा होगा आपका, 4 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर अथवा भी रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अथवे का मतलब है कि या तो आप ये वाला ऊपर वाला कीजिए, जो भी आपको अच्छे से आ रहा हो वो करना, और केवल एक ही करना है, दोनों प्रश्न आपको नहीं करने हैं। और यहाँ पर का जो अथवा दिया है उसी का अथवा करना है। ऐसा नहीं है कि आप का दोनों प्रश्न कर दें, अथवा वाला भी और खा वाला करें ही ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर जो अथवा वाला प्रश्न है वही आपको करना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित उसका वर्णन करना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो सेकंड वाला पार्ट है उसको लेकर के हम चल रहे हैं, जिसमें है मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है तथा इसका जो है वो संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप उसका वर्णन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, तो ये मादा जो जनन तंत्र है उसको प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्राथमिक जनन अंग में आपका अंडाशय आ जाता है, ठीक। इसका द्वितीयक जो लैंगिक अंग हैं उसमें आपका इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप जो है वो लिख सकते हैं द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में, जो कि अंडवाहिनी है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा। और साथ ही बच्चों चित्र बनाना भी ज़रूरी है, तो चित्र भी आप ये जो है वो बना दीजिएगा। मादा जनन तंत्र का जो है चित्र आपको बनाना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर का आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, जो खा वाला है वो है लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, या तो फिर जीवाश्म में क्या है, ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम पहला वाला खा का ले रहे हैं बच्चों। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपको बताना होगा कि लिंग गुणसूत्र किसे कहा जाता है। इसको लिखने पर आपको जो है वो 2 नंबर मिलेंगे। साथ ही उसकी निर्धारण की प्रक्रिया जो है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाने के भी 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं बच्चों। और मानव में गुणसूत्र का 23वां जोड़ा जो है लिंग सूत्र का होता है, और मादा में यह XX रूप में और नर में यह XY रूप में होता है। यहाँ पे मानव में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है ये बताई गई है। इसको आप बच्चों इसी तरीके से जो है लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अच्छे से इसको याद भी कर लीजिएगा बच्चों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके अलावा बच्चों इस तरीके का चित्र भी आप जो है ज़रूर बना दीजिएगा लिंग निर्धारण के लिए। यहाँ पर नर और मादा का जो है, नर का XY और मादा का XX जो है किसके साथ में मिलेगा, तो किस प्रकार से जो है निषेचन के बाद जो है वो लिंग का निर्धारण होगा, ये चित्र भी आप दर्शा दीजिएगा। तो मानव में जो निषेचन के फलस्वरूप 50% जो है वो मादा संतति और 50% जो है वो नर संतति होने की संभावना होती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में नर जो है वो वाई गुणसूत्र या नर युग्मक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कंप्लीट उत्तर इस तरीके से बना करके लिखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार कीजिएगा।
इस प्रकार से बच्चों अब यहाँ पर जो आपका लास्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न आपका 7 नंबर का टोटल आएगा। तो यहाँ पर भी अथवा आपको जरूर मिलेगा, या तो ऊपर वाला प्रश्न कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, बना करके आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन की क्रिया का वर्णन करना है। या तो ये कीजिए, तो यहाँ चित्र के भी नंबर निर्धारित है 3 नंबर, और इसके साथ जो है उसमें होने वाली पाचन क्रियाओं वगैरह का वर्णन जो है वो करने के लिए भी निर्धारित किए गए हैं अंक। और इसके अलावा अगर आपको नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे वाला आप कंप्लीट जो है अच्छे से कीजिएगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा देख लीजिए, आपने जनरली इसको ये दोनों क्वेश्चन आपने बुक में पढ़ ही लिए होंगे। तो पाचन तंत्र के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। उसका चित्र आपको नामांकित बनाना है, जो कि आपकी बुक में भी बना हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों जैसा दिख रहा है वैसा चित्र आपको बनाना रहेगा। कलर करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल जो है वो पेंसिल की सहायता से इसका नामांकन ज़्यादा ज़रूरी है। मेन चीज़ जो है वो आपको उसमें जो नामांकन है वो बताना है, और कौन सी चीज़ें क्या क्या है वो आपको बताना है। ये आपको मानव के पाचन तंत्र का जो है नामांकित चित्र बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी सकता है बच्चों फाइनल आपके कल के पेपर में भी। साथ ही बच्चों उसमें पाचन की क्रिया को भी आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो उसमें जो है आमाशय में किस प्रकार से पाचन की क्रिया होती है, और साथ ही जो है क्षुद्रांत में पाचन किस तरीके से होता है। तो यहाँ दोनों टॉपिक पे जो है वो पाचन की क्रिया को आप अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से समझाया गया है बताया गया है उसी तरीके से जो है आप लिख सकते हैं, या तो फिर अपने शब्दों में भी अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा बच्चों।